हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो है हिंदी साहित्य का पाश्चात्य काव्य शास्त्र चल रहा है ना। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसे आज हम जो है अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वह है हमारा आईए रिचर्ड का संप्रेक्षण सिद्धांत। तो आज हम जो है आईए रिचर्ड्स का दूसरा सिद्धांत जो संप्रेक्षण सिद्धांत है उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि इकाई 3 चल रही है और भाग जो है वो हमारा 21B चल रहा है, क्योंकि ए पार्ट हमने जो है अपनी पिछली क्लास में किया था, है ना। तो वो कौन सा सिद्धांत था? मूल्य सिद्धांत था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी और समझा था कि जो मूल्य सिद्धांत है वो क्या है और किसे जो है आईए रिचर्ड्स ने जो है मूल्य सिद्धांत माना है। और आज हम जानेंगे कि जो आईए रिचर्ड है उन्होंने जो है संप्रेक्षण सिद्धांत के बारे में क्या अपने विचार रखे और किन्होंने उनकी आलोचना करके उन विचारों को भी नकारा है और मना किया है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं ज्योति आप लोगों की हिंदी एजुकेटर, और डेली जो मेरी क्लास होती है वो 12 बजे होती है। तो आप लोग जो है आराम से 12 बजे आकर मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारी कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है, तो वो हम जो है आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर हम अपनी क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग स्टूडेंट्स न्यू हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। आप इन्हें फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जितनी भी यूजीसी की अपडेट है वो यहाँ फिलर फॉर्म में मिल जाए। तो ये फिलर फॉर्म के ग्रुप्स हैं और इन्हें आप जो है यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो है पेपर 1 पेपर 2 की क्लास होती है, तो पेपर 1 की क्लास आपको यहाँ पर ऊपर मिल रही है, जिसमें आप करंट जीके हो गया, फर्स्ट पेपर हो गया, उसकी फर्स्ट पेपर की जो 10 यूनिट्स कंप्लीट करवाई जाती है, तो उसकी 2 क्लासेस लग रही है, 11 बजे, एक 2 बजे। तो आप इन्हें अटेंड करेंगे तो फर्स्ट पेपर आपका जो है इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड पेपर होता है वो स्पेसिफिक होता है, जिसमें हमें ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो वो सब्जेक्ट में आपका मैं पढ़ा रही हूँ वो सब्जेक्ट आपको, और वो जो है हिंदी विषय है। ठीक है, तो आप लोग जो है जम के तैयारी कीजिए और जो है बिल्कुल डेफिनेटली इस बार जो है आप ज़रूर क्रैक कर लेंगे। और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं भी की है उसका भी जो वीडियोस है वो लोग वो देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ताकि जो है उन्हें सब कुछ जो है वहाँ पर वीडियो में मिले और उनका जितने भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से मैंने अपनी क्लासेस में जो है वो करवाया है, तो आप जो है आराम से वहाँ से प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस चली रही है तो आप इसे अटेंड कीजिए रोज़ 12 बजे। आई थिंक 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा देखो आप आराम से अपने 24 आवर्स में 1 घंटा दे सकते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंड ही तो करना है, उसके बाद आप उसकी अच्छे से जो भी रिवीजन है उसे कर सकते हैं। बाकी मेन चीज़ें जो आपको यहाँ पर करवाई जाती है वो जो है पूछे जा सकते क्वेश्चन है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर जो करवाई जाती है आप उसे डेफिनेटली अच्छे से करें। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि एप्लीकेशन होती है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे फिलर फॉर्म सर्च कीजिए, वहाँ आपको ये जो है एप्लीकेशन मिलेगी जो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रही है। तो आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 है उन दोनों के ही फ्री नोट्स मिल रहे हैं। लाइव क्लासेस तो हमारी चल ही रही है। ठीक है, और 5000 MCQ एंड PYQ भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो ये दोस्तों 100% ऑफ है, आपको यहाँ पर एक भी रुपये पेड नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप 100% ऑफ है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना कीजिए और ये ना सोचिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए अपने स्टडी को लेकर। ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, और सीधे सीधे जो है अपनी नेट की तैयारी कीजिए, ताकि वो आपका जो नेट JRF है वो यहाँ इस बार क्रैक होना ही चाहिए। ठीक है,
तो चलते हैं हम अब सिलेबस की ओर कि सिलेबस हमारा क्या है और आज हमने क्या पढ़ना है और कल हमारा क्या जो है विषय होगा। तो हमारी इकाई 3 चल रही है दोस्तों हिंदी साहित्य की, और उस साहित्य शास्त्र में हम लोग जो है भारतीय काव्य शास्त्र जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम पाश्चात्य कर रहे हैं जिसमें मान्य प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, टी.एस. इलियट एंड आई.ए. रिचर्ड्स जो है वो हम कर रहे हैं, और उसका मूल्य सिद्धांत हमने कल की क्लास में किया था। आज हम संप्रेक्षण सिद्धांत करेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कल का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा काव्य भाषा सिद्धांत। तो कल हम काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई.ए. रिचर्ड्स के सारे जो 3 सिद्धांत जो उन्होंने दिए हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा ही रह गया है, थोड़े से 1-2 दिन और सब्र कीजिए और 1-2 दिन के अंदर आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम जो है बहुत अच्छी तरीके से अगले सिलेबस को अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका अभी का। अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक की जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और मैंने बताई भी है, और आज मैं पूछूंगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो मैं हमेशा ही पूछती हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, और जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संप्रेक्षण सिद्धांत। तो आज हम जो है संप्रेक्षण सिद्धांत के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आई.ए. रिचर्ड्स जो है, जिनका पूरा नाम है आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, यस यही बताया था मैंने। अब इनका जन्म कब हुआ है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इनका मृत्यु का समय भी जो है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जल्दी से कीजिए कमेंट। जी, तो इनका जन्म जो है 1893 मतलब 1893 में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो 1979 मतलब 1979 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको पता चल गया कि जो है 1893 में इनका जो है जन्म हुआ था और 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका टाइम पीरियड है पूरा। इनकी बहुत सारी रचनाएं थी, तो रचनाएं भी मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। तो आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था ऑलमोस्ट, है ना। और जो आप लोगों ने पढ़ा था मूल्य सिद्धांत, है ना, तो जो मैंने मूल्य सिद्धांत आप लोगों को जो है कवर अप करवाया और मूल्य सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने यही चर्चा की कि जो मूल्य का संबंध अगर किसी चीज़ से होता है तो किससे होता है, इच्छाओं की बात की थी कि जो भी कुछ भी इच्छाएं हैं हमारे मन में, हमारी बेसिक नीड्स जो है, जो भी उस चीज़ की संतुष्टि कर लेता है, जो भी उस चीज़ की संतुष्टि कर देता है, तो वो क्या है, वो चीज़ ही क्या है, मूल्यवान है, मूल्य सिद्धांत है। ठीक है, और ऐसे काव्य जो आवेगों में शांति लाए, तो वो क्या चाहते हैं, ऐसे काव्य चाहते हैं, ऐसे काव्य की संरचना चाहते हैं जो आवेगों को शांत करे। और आवेग मैंने कितने प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के आवेग बताए थे, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक, जिसमें मैंने कहा था कि ये दोनों आवेग जो है वो होना ज़रूरी है, और अगर ये काव्य में होंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें शांति प्रदान करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक जो है मूल्य सिद्धांत की बात की, तो यहाँ इन्होंने मूल्यवान उन्हीं चीज़ों को कहा है कि जो भी चीज़ हमारी बेसिक नीड्स है और जिनकी हमें ज़रूरत है, और जिनसे अगर हम काव्य पढ़ते हैं और काव्य में वो ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती है, तो वो संतुष्टि ही, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ही मूल्यवान है। तो यहाँ पे काव्य को भी काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान कहा गया। तो इस तरीके से हमने मूल्य सिद्धांत की चर्चा की जो आई.ए. रिचर्ड्स ने अपने तरीके से यहाँ बताई थी। लेकिन आज हम जो है संप्रेक्षण सिद्धांत के बारे में जान रहे हैं। तो जानते हैं कि संप्रेक्षण सिद्धांत क्या है, कैसा है, क्या विचार है, क्या इसकी आलोचनाएं हैं, सारी जो है आज हम डिस्कशन करने वाले। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी के सभी, और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है संप्रेक्षण सिद्धांत को भी बिल्कुल पक्का कर लेंगे। ठीक है, अपने माइंड में भी और अपने जो है हमेशा के लिए परमानेंट अपने लाइफ में जो है इसको पूरी तरीके से ले लेंगे, उतार लेंगे। अब देखिए, आई.ए. रिचर्ड्स का संप्रेक्षण सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले संप्रेक्षण की अगर मैं बात करूं तो संप्रेक्षण मतलब होता क्या है।
सिंपल सी चीज। संप्रेक्षण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम एक दूसरे से। अब जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे बीच में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट ही हो रहा है, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग से प्रश्न पूछती हूँ तो आप लोग उत्तर देते हो, फिर मैं आपका रिप्लाई करती हूँ, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में, संप्रेक्षण हो रहा है। लेकिन आईए रीचर्स की नज़र में अगर देखा जाए तो संप्रेक्षण क्या है, वो क्या मानते हैं कि उनकी नज़र में जो है संप्रेक्षण किसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी, मैं जो आपसे पूछने वाली हूँ कि एक मेरा प्रश्न रहेगा, तो वो प्रश्न मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जब मैं ये सिद्धांत पूरा का पूरा पढ़ाऊँगी तो लास्ट का जो पार्ट छोड़कर, मतलब जो मेन आंसर है उस पार्ट को छोड़कर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है भारतीय काव्य शास्त्र का। मैंने आप लोगों को भारतीय काव्य शास्त्र पूरा करवाया है ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने भारतीय काव्य शास्त्र पूरा अच्छी तरीके से मेरे साथ पढ़ा है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन होगा कि जब मैं ये आधा पढ़ा लूँगी तो आप लोग बताएंगे कि ये पूरा का पूरा सिद्धांत जो है वो किससे मिलता जुलता है, कौन सा भारतीय काव्य शास्त्र है उससे ये सिद्धांत पूरा मिलता है, ठीक है। फिर लास्ट में तो मैं इसका आंसर बता ही दूंगी, तो आप लोगों से पूछूंगी बीच में, तो आप लोग बताना, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं और जानते हैं कि संप्रेक्षण सिद्धांत क्या है। तो आइए रिचर्ड्स की बात करते हैं, उनके द्वारा जो है प्रवृत्ति 3 सिद्धांत दिए थे उन्होंने। कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, तो पहला था मूल्य सिद्धांत, जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं संप्रेक्षण सिद्धांत, तो ये इनका दूसरा सिद्धांत है। और फिर इनका तीसरा सिद्धांत है भाषा काव्य सिद्धांत, जिसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। में संप्रेक्षण अर्थात प्रेक्षणीय का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सिद्धांत है। तो इसको जो है प्रेक्षणीय जो सिद्धांत है वो भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, जहां पे प्रेक्षणीय लिखा होगा तो आप समझ जाना ये संप्रेक्षण सिद्धांत ही है, ठीक है। इस प्रकार रिचर्ड के अनुसार संप्रेक्षण सिद्धांत उनकी आलोचना पद्धति का दूसरा आधार स्तंभ है। तो यहां पर हम किस सिद्धांत की बात करें, संप्रेक्षण की बात करें, और संप्रेक्षण सिद्धांत इनका दूसरा जो है आधार स्तंभ है, दूसरा सिद्धांत है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे किस नाम से जाना जाता है, प्रभाव मूल्य सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। किसे, संप्रेक्षण सिद्धांत को, संप्रेक्षण सिद्धांत को प्रभाव मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। तो लिखिए, नोट डाउन कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सभी के सभी, प्रभाव मूल्य सिद्धांत, प्रभाव मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है संप्रेक्षण सिद्धांत को। फटाफट कमेंट कीजिए सभी के सभी। चलिए अब आगे चलते हैं। संप्रेक्षण, तो आइए रिचर्ड्स की बात करें तो आइए रिचर्ड्स ने 2 सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय है, 2 सिद्धांत की चर्चा की, या मैं कहूं कि आलोचना के आधार पर अगर हम बात करें तो आलोचना के आधार पर दो उन्होंने आधार स्तंभ दिए थे। तो पहला था संप्रेक्षण का सिद्धांत और दूसरा था मूल्य सिद्धांत, या मूल्य सिद्धांत पहले बोल लो, पर क्योंकि मूल्य सिद्धांत हम लोगों ने पहले कर लिया है। तो रिचर्ड का विश्वास है कि आलोचना का सिद्धांत 2 स्तंभों में टिका हुआ है। तो 2 स्तंभों पे ही आलोचना का सिद्धांत पूरा का पूरा टिका हुआ था। कौन सा सिद्धांत था, मूल्य सिद्धांत और संप्रेक्षण सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत हम पीछे चर्चा कर चुके हैं और उनकी आलोचना भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो है संप्रेक्षण सिद्धांत। तो याद कर लीजिए साथ साथ कि आइए रिचर्ड्स के 3 सिद्धांत हमने यहाँ पे डिस्कस करने जो आपके यूजीसी नेट में आने वाले हैं, जिसमें से हम 2 सिद्धांत जो है पढ़ चुके हैं। तो अभी दूसरा वाला पढ़ रहे हैं और एक पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। रिचर्ड का अब आ जाते हो मेनली टॉपिक में कि रिचर्ड और संप्रेक्षण की परिभाषा। तो रिचर्ड के अनुसार उन्होंने संप्रेक्षण की क्या परिभाषा दी है और वो संप्रेक्षण के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है। तो संप्रेक्षण मतलब मैंने कम्युनिकेशन बताया, अब हिंदी में पढ़ते हैं क्या है। इसका अर्थ ना तो अनुभूति का है, यथावत अवतरण है, ठीक है, और ना तो व्यक्तियों के बीच की अनुभूति का तदम्य है, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मानव मनों की अनुभूति का अत्यंत समानता ही जो है संप्रेक्षण है। क्या कह रहे हैं ये कि
यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है यहाँ पे कि ये तो ना ही अनुभूति का अनुतरण है, ना ये अनुभूति मानते हैं इसे संप्रेक्षण को, ना ही ये व्यक्तियों के बीच की अनुभूति का तदमिया है, ना ही ये व्यक्तियों के बीच की कोई अनुभूति है। ठीक है, ये तो कुछ ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होती है, मन की अनुभूति जो होती है उनके बीच में समानता होती है। अब किसके मन की बात की जा रही है, किसके मन की यहाँ पे बात की जा रही है? तो देखिए, हम देखो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हमने भारतीय सिद्धांत पढ़ा, काव्य शास्त्र पढ़ा, और हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र कर रहे हैं। लेकिन हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, हमें क्यों ये चर्चा करनी पड़ रही है, किस वजह से चर्चा हम लोग कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काव्य की डिस्कशन कर रहे हैं, काव्य के बारे में जान रहे हैं, सबकी काव्य के प्रति जो विचारधारा है उनको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मनो की अनुभूति की बात की गई। तो किसके मनो की अनुभूति बात की गई है? जो काव्य, जो जिसने काव्य को लिखा है। अब काव्य को लिखने वाला कौन है? कवि है ना? तो कवि काव्य को लिख रहा है, तो कवि की जो अनुभूति है तो वो कवि की अनुभूति है, क्योंकि कवि ने लिखा है। पढ़ने वाला जो है, पढ़ने वाले की जो अनुभूति है वो कौन है? पाठक है। तो पाठक की अनुभूति है। तो जब पाठक की अनुभूति और कवि की अनुभूति, तो उनके मनों को, अब दो मन हो गए ना, किसका? पाठक का मन और कवि का मन। उनकी अनुभूति में क्या होनी चाहिए? सम्मानता। उनकी अनुभूति में ही सम्मानता क्या कहलाती है? संप्रेक्षण कहलाती है। आई होप मेरी चीज क्लियर आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि किन के मन की बात की जा रही है? कवि के मन की बात की जा रही है, और साथ ही साथ पाठक के मन की बात की जा रही है, कि जब उन दोनों के मनों का क्या हो जाती है, उन दोनों के मनों की जो अनुभूति है उसमें जब समानता आ जाती है तो उसे क्या कहा गया है? यहाँ पे संप्रेक्षण कहा गया है। अब रिचर्ड क्या कहते हैं संप्रेक्षण का? तो आप लोगों को मैंने बता दिया। रिचर्ड क्या कहते हैं यहाँ पे? रिचर्ड कहते हैं कि संप्रेक्षण तब होता है जब वातावरण पर किसी मन की ऐसी क्रिया होती है कि दूसरे मन उसे प्रभावित होता है। मतलब ऐसी क्रिया, जैसे मान लो कि हम तो यहाँ कवि की बात कर रहे हैं ना, काव्य की बात करें तो काव्य में कवि की बात करें तो कवि के मन में ऐसी कुछ क्रिया हुई, मतलब कवि के मन में कुछ ऐसे भावनाएं व्यक्त हुई, भावनाएं आई, और उसने अपनी भावनाओं को लिख दिया। और पढ़ने वाला जो श्रोता है या सुनने वाला जो श्रोता है या पढ़ने वाला जो पाठक है, उसके मन में उसको पढ़कर वो क्या हो गया? प्रभावित हो गया। तो दूसरे मन की अनुभूति पहले मन की अनुभूति के समान होती है। अब दूसरा मन कौन सा और पहला मन कौन सा है? मैंने तो आपको क्लियर कर दिया भैया कि पहला मन कौन सा और दूसरा मन कौन सा है। पहला मन कवि का है क्योंकि उसने काव्य की रचना की है, और पाठक उसे पढ़ रहा है, तो दूसरा मन किसका है? पाठक का है। समझ आ गया? तो दूसरा मन, दूसरा मतलब किसका? पाठक का मन जो है उसकी अनुभूति पहले मन की अनुभूति के समान हो जाती है। मतलब जो कवि ने कविता लिखी है उसके मन के समान उसकी अनुभूति हो जाती है। साथ ही उसी अनुभूति का अशंत जो है प्रेरित भी, और दोनों अनुभूतियां थोड़ी और अधिक समान हो सकती है। ठीक है, या तो वो अनुभूति थोड़ी समान होगी, मतलब थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी, मतलब जो कवि के विचारधारा है और जो पाठक जो पढ़ने वाला है उसके विचारधारा थोड़े थोड़े मिलते होंगे, या फिर बहुत अधिक जो है उनके अंदर समानता होगी, और दूसरी अनुभूति पहली अनुभूति पे क्या रहती है? आश्रित रहती है। क्यों आश्रित रहती है? क्योंकि कवि तो कवि की काव्य की रचना पहले करता है ना, और पाठक उसको बाद में पढ़ता है, तो पाठक की अनुभूति तो बाद में आएगी ना, पहले तो कवि की अनुभूति है वहां पर। तो दूसरी जो अनुभूति होती है वो एक तरीके से आश्रित होती है किसके ऊपर? जो कवि की अनुभूति है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर रिचर्ड के अनुसार देखा जाए तो जिस कवि का जो काव्य वो पढ़ रहा है और उससे प्रभावित होकर अगर वो जो है उससे प्रेरित होता है, प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर उसकी भावनाएं, उसकी अनुभूति भी उसी की तरह हो जाती है, कवि की तरह हो जाती है, और दोनों की अनुभूतियां सेम हो जाती है, समान हो जाती है, तो उसे यहां पर रिचर्ड ने क्या कहा है? संप्रेक्षण कहा है। आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें धीरे धीरे समझ भी आ रहा होगा कि ये भारतीय काव्य शास्त्र में से किससे मैच खा रहा है। अब वो तो भैया आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। आप ही बताओगे, बहुत पढ़ाया है आपको, इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है, अब आपकी बारी है, देखते हैं कितना फल देते हो आप मुझे अपनी मेहनत का। अब बात करते हैं संप्रेक्षण की व्याख्या। तो देखो हमने रिचर्ड के अनुसार भी पढ़ लिया, मैंने आपको समझा दिया।
अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर जो देवेंद्र नाथ शर्मा है वो क्या कहते हैं, उनका मानना है, उनकी दृष्टि में रिचर्ड के मंतव्य जो है उसका स्पष्टीकरण है। पूरी तरीके से जो उन्होंने कहा उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं पहला पॉइंट कि प्रभावी जो अभिव्यंजना है, जो प्रभावी अभिव्यंजना है को ही संप्रेक्षण कहते हैं और संप्रेक्षण में समर्थ व्यक्ति को ही कलाकार कहते हैं। अब देखो, कोई भी कवि है, ठीक है, या कोई भी कलाकार है, कोई कवि है, कोई कलाकार है, अगर उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अपने काव्य से या अपनी किसी चीज से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देता है, तो वो एक तरीके से क्या है, संप्रेक्षण है। उन्होंने उसको क्या कहा है, संप्रेक्षण कहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या कह रहे हैं, संप्रेक्षण के लिए आवश्यक है, दूसरा पॉइंट है कि संप्रेक्षण के लिए आवश्यक है कि एक मन की अनुभूति से ही दूसरे मन प्रभावित हुआ, अर्थात उसमें भी वैसी ही अनुभूति उत्पन्न हो रही है और वही भूमिका बन जाती है। तो मतलब वही संप्रेक्षण कह रहा है। बात तो घुमा फिरा के वही आ रही है ना जो रिचर्ड ने कही कि एक की अनुभूति जो है दूसरी की अनुभूति की अगर समान हो जाती है तो वही क्या है, संप्रेक्षण है। तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों अनुभूतियों में समानता हो, दोनों में अनुभूतियों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। जिस अनुभूति के प्रभाव स्वरूप दूसरी अनुभूति उत्पन्न हो वे दोनों क्या है, समान हो, वो दोनों ही समान होने चाहिए, उसी को यहाँ पे संप्रेक्षण भी कहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है पॉइंट्स और क्या बताते हैं। तो थर्ड पॉइंट में चलते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या बताया है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों अनुभूतियों में समानता हो और अनुभूति के प्रभाव स्वरूप दूसरी अनुभूति उत्पन्न होने वाला, ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, सेम बता दिया उन्होंने कि जो अनुभूति है उसका प्रभाव दूसरी अनुभूति से जो है उत्पन्न होता है, तो वो दोनों की भावनाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी अनुभूति, चौथा पॉइंट है कि दूसरी अनुभूति पहली अनुभूति से प्रेरित होती है। तो जाहिर सी बात है दूसरी अनुभूति पहली अनुभूति से प्रेरित होती है। यहाँ पे दूसरी अनुभूति किसको कहा गया है, पाठक को कहा गया है या फिर श्रोता को कहा गया है जो उस काव्य को पढ़ रहे हैं, और पहली अनुभूति किसको कहा गया है, कवि को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाठक है वो जब कविता को पढ़ता है तभी तो प्रभावित होता है ना, पहले थोड़ी ना प्रभावित हो जाएगा या प्रेरित हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी अनुभूति क्या है, स्वतंत्र रूप से उत्पन्न ना होकर पहली अनुभूति से ही उत्पन्न होती है। तो वो खुद नहीं उत्पन्न हुई है, उसके अंदर खुद नहीं भाव जागृत हो रहे हैं, जो हमारे अंदर जो पाठक है या जो श्रोता है उसके अंदर खुद नहीं भाव जागृत हो रहे हैं, बल्कि जब वो काव्य को पढ़ रहा है तब उसके भीतर भाव जागृत हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि संप्रेक्षण के लिए दोनों अनुभूतियों में समानता का होना पर्याप्त है। ठीक है, दोनों का समानता होना पर्याप्त है, और समानता की मात्रा का प्रश्न जो है वो गुण से है। तो यहाँ पर गुण को महत्व दिया गया है कि यहाँ पे प्रश्न जो उठा है वो क्या है, गुण से है, गुण को यहाँ पर जो है बताया गया है। ठीक है, अब समानता जितनी अधिक होगी, मतलब जितनी ज्यादा समानता होगी किनके बीच में, कवि के बीच में और जो पाठक या श्रोता है उनके बीच में जितनी समानता अधिक होगी, संप्रेक्षण भी उतना ही सुगम और सरल होगा। तो संप्रेक्षण भी उतना आसान होगा। क्यों, क्योंकि देखो जब हम काव्य को पढ़ते हैं और काव्य हमें बहुत पसंद आता है तो वो काव्य हमें समझ आने लग जाता है ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं काफी डीपली तरीके से, अच्छी तरीके से आपको जैसे डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको वो समझ में आ रहा है। अगर आपको वो समझ में आ रहा है इसका मतलब हमारे बीच में क्या हो रहा है, संप्रेक्षण हो रहा है, क्योंकि आपको वो समझ में आ रही है ना। अब आप उसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से वो आपके लिए क्या होगी, सुगम भी हो गई और साथ ही साथ सरल भी हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में क्या हो रहा है, संप्रेक्षण हो रहा है। और सबसे मेन चीज क्या है कि समानता हो रही है। जितनी ज्यादा अधिक समानता होगी, मतलब जैसा मैं आपको समझाना चाहती हूं, जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आइए रिचर्ड का सिद्धांत ये है, वही आपको अगर वो चीज एज इट इज समझ में आ रही है, इसका मतलब हमारे बीच में संप्रेक्षण हो रहा है। ये मैं रिचर्ड के अनुसार बता रही हूं, ठीक है, कि रिचर्ड ऐसा मानते हैं कि हमारे बीच में संप्रेक्षण कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये बताया। छठा पॉइंट कि अनुभूति की समानता, कि जो अनुभूति है उसकी समानता की जो मात्रा है उसका निर्धारण अनेक कारणों से होता है। तो अब समानता का तरीका अगर देखो, अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया कि समानता बहुत तरीके से हो सकती है। जैसे संप्रेक्षण कलाकार की अभिव्यंजना, वो कहते हैं अभिव्यंजना से जो है समानता हो सकती है। ठीक है, जैसे अब अभिव्यंजना अपने आप, मतलब अपने आप को व्यक्त करना होता है ना, अभिव्यंजना मतलब अपने आप को व्यक्त करना, तो यहाँ पर अपने आप को व्यक्त करना ही क्या है, अभिव्यंजना है। या फिर क्षमता है, या फिर भावना की योग्यता है,
ठीक है, तो योगिता की स्पेलिंग यहाँ पे हाँ गलत है, तो योगिता है। ठीक है, यह सहृदय की बात कहूँ, सहिता नहीं, यहाँ पे आएगा सहृदयता। तो सहृदयता की बात कहूँ तो सहृदयता जो है अवधान आदि, तो इस तरीके से जो है, ठीक है, तो वो सारा की सारी चीजें क्या है यहाँ पर अलग अलग तरीके से संप्रेषण करता है। जब तक कलाकार में अभिव्यंजना की असाधारणता की क्षमता ना हो, मतलब कलाकार के अंदर जब तक ये क्षमता ना आए कि वो जो है अभिव्यंजना कर सके, अपने आप को व्यक्त कर सके, अपने आप को बता सके, ठीक है, व्यक्तित्व को प्रकट कर सके, तो भारत में जो है अपने आप को प्रकट कर सके वो, ठीक है, तो विशेषता सहृदयता और जो गहनशीलता है, यहाँ पे गहनशीलता की स्पेलिंग गलत है, ना तो तब तक उनकी अनुभूति में समानता है और ना ही स्थूल रूप से वो संभव है या असंभव है। तो एक तरीके से क्या बताना चाह रहे, एक तरीके से बोल रहे कि जब तक कलाकार में जो है अभिव्यंजना की असाधारणता क्षमता ना हो, मतलब जब तक उसके अंदर क्षमता नहीं होगी, और भावक में जो है विशिष्ट साधारण, यहाँ पे भावक आएगा, भारत नहीं आएगा, भावक आएगा, ठीक है, तो जब तक जो है भावक में जो है विशिष्ट सहृदयता नहीं होगी, मतलब दोनों सहृदयता, हृदय मैंने किस में बताया था, भारतीय काव्य शास्त्र में बताया था ना, तो सहृदय नहीं होगी, मतलब दोनों की भावनाएं एक जैसी नहीं होगी, लिखने वाले की और जो ग्रहण कर रहा है उसकी, तब तक उनमें जो है अनुभूति में समानता नहीं आएगी, और ना ही संभव है और ना ही असंभव है, ना ही मतलब दोनों कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, संप्रेषण की सफलता के लिए अगर वो चाहता है कि संप्रेषण क्या हो, सफल हो, मतलब जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वो चाहता है कि वो सफल हो, तो उसके लिए असाधारण मात्रा में अनुभूति की समानता होना अनिवार्य बताया है, आवश्यक बताया है, ठीक है, कि समानता होनी चाहिए, वो उपेक्षित है, वो चाहिए, अगर समानता होगी तो वो आराम से संप्रेषण कर पाएगा और उसके संप्रेषण का कोई मूल्य भी होगा। तो यह सब कारक बोल सकती हूं मैं कि अगर इन्होंने बताया है कि जैसे अभिव्यंजना हो गया, क्षमता हो गया, भावना की योग्यता हो गई, ठीक है, या योग्यता होगी, या सहृदय की अवधारण हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कारक है, क्या है ये, कारक है। मैं कह सकती हूँ कि ये सब चीजें कारक है जो काम करते हैं एक अच्छे संप्रेषण के लिए, ठीक है, तो अगर वो एक अच्छा संप्रेषण चाहिए तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो जो है उसे अच्छी तरीके से जो है पाठक को या श्रोता को जो है अच्छी तरीके से समझा सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, संप्रेषण के आधारभूत तथ्य। तो अब संप्रेषण अगर हमें करना है, अगर हमें संप्रेषण करना है तो उसके जो है आधारभूत जो तथ्य हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि रीचर जो है प्रेक्षणीयता के आधार पर, प्रेक्षणीयता मतलब क्या है, संप्रेषण, दोनों चीजें सेम है, अलग अलग नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज। तो प्रेक्षणीयता का मतलब है संप्रेषण, तो रीचर जो है प्रेक्षणीयता के आधारभूत तथ्य को विश्लेषण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं, पहले दूसरा पॉइंट कि वक्ता के विशिष्ट प्रकार का संप्रेषण योग्यता होती है। जो वक्ता है मतलब जो कहने वाला है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपके साथ संप्रेषण करने की योग्यता अगर मेरे अंदर है कि मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर पा रही हूँ, आपको बता पा रही हूँ, और श्रोता के पास क्या होती है, ग्रहणिका होती है। तो श्रोता क्या करता है, उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूं और आप उसको ग्रहण कर रहे हो, आपके अंदर ग्रहण करने की शक्ति है, तो वो क्या है, प्रेक्षणीयता संभव है, तब क्या होगा, हमारे बीच में संप्रेषण हो पाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने आपको समझा रही हूं और आप उसे समझ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, जिन जिन बच्चों को अंडरस्टैंड हो रहा है, इसका मतलब प्रेक्षणीयता जो है वहां पर संभव है, मतलब संप्रेषण वहां पर संभव है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि आपको वो चीज समझ में आ रही है। अगला पॉइंट, अन्य कारणों में विषय जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और घनिष्ठ भी होते हैं। तो यहां पर विषय की बात की गई, तो बल किस पर दिया गया है, यहाँ पे विषय पर दिया गया है कि विषय जो होते हैं वो बहुत दीर्घ भी हो सकते हैं, तो शायद वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं और घनिष्ठ भी हो सकते हैं। परिचय भी हो सकता है, छोटा सा परिचय दे दे, या गहन हो जाए, ठीक है, ग्रहण नहीं गहन हो जाए, या व्यापक जो है जानकारी, बड़ी सी जानकारी भी हो सकती है। अनुभूतियां भी हो सकती है, अनुभूतियों में समानता हो सकती
सकती है आदि मुख्य है। तो ये सारी चर्चाएं हैं, ये सारे चीजें जो है उसमें हो सकती है। मतलब हम बात कर रहे हैं, अगर हम कोई काव्य लिख रहे हैं या हम किसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कोई भी विषय हो सकता है, छोटा विषय हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जानकारी हो सकती है, अनुभूति हो सकती है, जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो अगर दूसरे व्यक्ति को समझ में आ रहा है, इसका मतलब वहां पर संप्रेषण संभव है। आई होप आपको संप्रेषण जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं। आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पर, कि चौथे पॉइंट पर ये क्या बोल रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण और अचेतन प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, अचेतन प्रक्रिया, रिचर्ड ने अचेतन प्रक्रिया कहा है। इसको क्यों कहा है? देखो, चेतन मतलब होता है कि हम बिल्कुल चेतन अवस्था में है, मतलब जैसे कि हमें पता है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना, सब कुछ है। अब मेरी बात अगर आप करो तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी क्या हूँ? अचेतन थोड़ी ना हूँ, अनकॉन्शियस थोड़ी ना हूँ, कॉन्शियस हूँ, है ना। इंग्लिश में कहते हैं ना कॉन्शियस। तो क्या है? मतलब होश में रहना, है ना। तो होश में रहना चेतन कहलाता है, पर यहाँ पे लिखा है अचेतन प्रक्रिया। यहाँ क्या लिखा है? अचेतन प्रक्रिया, मतलब होश में ना रहना, अनकॉन्शियस रहना। तो वो कह रहे हैं, रिचर्ड क्या कह रहे हैं? रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण जो होता है अचेतन प्रक्रिया है, और नहीं आएगा। जो संप्रेषण है वो क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या अचेतन प्रक्रिया लग रही है आपको ये? अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि हाँ मैं होश में नहीं हूं, या मुझे नींद आ रही है, या कुछ हो रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं तो बिल्कुल एक 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 पॉइंट को अच्छी अच्छी तरीके से डिफाइन करूँ। तो मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रखी है, ठीक है। कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रखी है, मतलब मैं अभी अचेतन अवस्था में तो हुई नहीं, मैं तो चेतन अवस्था में हूं। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि संप्रेषण में इंसान क्या होता है, जो है व्यक्ति जो है वो अचेतन प्रक्रिया करता है, मतलब अचेतन होता है, अनकॉन्शियस होता है। और तब वो क्या करता है, यदि कलाकार तत्लीनतापूर्ण कला की रचना करता है तो उसमें प्रेक्षणता संवत आ जाती है। और कलाकार अगर कवि के संप्रेषण के लिए विशेष सजग सचेत नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसकी कृति निम्न कोटि की मानी जाएगी। तो यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं पूरे पैराग्राफ में, इस पूरी लाइन में वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी कवि है, अगर वो काव्य की संरचना कर रहा है तो उसे जो है अचेतन रहना चाहिए, अचेतन होकर, मतलब होश में नहीं रहना चाहिए, अचेतन होकर ही उसे कविता की जो है काव्य की रचना करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो संचेत रहा, अगर वो जो है सजग रहा, सचेत रहा अगर वो, तो क्या होगा, उसकी जो काव्य संरचना होगी वो निम्न कोटि की मानी जाएगी, ठीक है, मतलब नीचे जो है कोटि की मानी जाएगी। तो यहां पर जो है वो अचेतन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि अचेतन, तो मन की जो कला होती है, अगर हम मन की कला की बात करें, अगर हम मन से कुछ लिख रहे हैं, हमारे मन में कोई भाव आ रहे हैं और हम भावों को जो है लिख रहे हैं, तो कला के अंदर जो है भावों को लिख रहे हैं, तो हम उस वक्त अचेतन थोड़ी ना होते हैं, हमारे अंदर भाव आ रहे हैं और हम उन भावों को उतारी जा रहे, बल्कि हम और ज्यादा सजग होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर उल्टा ही हो रहा है, रिचर्ड यहां पर उल्टा ही बोल रहे हैं। रिचर्ड तो कह रहे हैं कि अचेतन हमारी प्रक्रिया उस वक्त होनी चाहिए जब हम किसी काव्य की संरचना कर रहे हैं, होश में नहीं रहना चाहिए, तभी हम जो है लिख पाएंगे अच्छी तरीके से, संप्रेषण जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट क्या है, अतः संप्रेषण जो है कलाकार की अचेतन प्रक्रिया का अंग है। तो एक तरीके से इन्होंने इसको क्या माना है, अचेतन प्रक्रिया माना है और उसी का अंग माना है कि जब वो कोई भी कला लिखता है, कलाकार कोई कला करता है, या जब वो कोई काव्य की संरचना करता है, तो वो कौन सी व्यवस्था में होता है, अचेतन प्रक्रिया में होता है, और वो बिना मतलब अनकॉन्शियस होकर ही सारी की सारी रचना करता है, उसका माइंड जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है उस वक्त। तो रिचर्ड का मानना ऐसा है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई, और इसमें से प्रश्न जो है ये बन भी सकता है ना। अब आ जाता है संप्रेषण की सफलता की बात करते हैं। तो संप्रेषण की सफलता जो है, और कलाकार जो रिचर्ड है, संप्रेषण की सफलता हेतु कलाकार के निम्न गुणों का समावेश अवश्य माना है। तो उन्होंने क्या माना है कि अगर हम संप्रेषण कर रहे हैं तो क्या क्या गुण जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो पहला गुण क्या होना चाहिए, व्यापक अनुभव होना चाहिए। तो जो भी काव्य की संरचना कर रहा है या कोई कलाकार है वो कुछ कर रहा है, तो उसके अंदर व्यापक अनुभव होना चाहिए, उसे उस चीज का बहुत अनुभव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
भाव और स्थिति का पूर्ण और स्पष्ट बोध होना चाहिए कि क्या जो भाव उसके अंदर आ रहे हैं या कैसी उसकी स्थिति है, उन चीजों का उसका बोध होना चाहिए। फिर क्या है, जागरूक जो है निरीक्षक शक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी निरीक्षक शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने काव्य के द्वारा पढ़ने वाले पाठक को जागरूक कर दे, उसे जगा दे, उसके अंदर रस पैदा कर दे। ठीक है, आगे क्या है चौथा पॉइंट कि विषय को साधारण प्रदान करने की शक्ति होती है। और कैसे, जो वैसी चीजें होती हैं या अलग अलग जो है ऐसे विषय होते हैं, उन्हें साधारण तौर से जो है साधारणता जो है वो प्रदान करने की शक्ति जो है वो होनी चाहिए। तो विषय को इस तरीके से साधारण तरीके से भी वो प्रस्तुत कर सकता है। पांचवा पॉइंट है कि व्यक्ति और समाज की दृष्टि में हितकारी होना चाहिए, मतलब उनके लाभ के लिए होना चाहिए, उनके हित के लिए, उनके समाज के कल्याण के उद्देश्य के लिए होना चाहिए। छठा पॉइंट है कि काव्य जो है वह कला संबंधित अनिवार्य तत्व को प्रभावशाली संगठन जो है कौशल और प्रबंध कौशल मानती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर व्याकरण की बात भी कर दी इन्होंने, संगठन कौशल और प्रबंध कौशल मतलब व्याकरण जो ज्ञान है वह भी होना चाहिए कि अगर आप एक काव्य की रचना करें तो एक कवि जो है अगर वो किसी काव्य की संरचना कर रहा है तो उसे व्याकरण का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, ताकि वो जो है प्रभावशाली जो है प्रभावशाली ढंग से जो है एक सुंदर काव्य की संरचना कर सके। उसके बाद सातवां पॉइंट क्या है, मनोतेजक भाषा का प्रयोग की दक्षता होनी चाहिए। दक्षता मतलब निपुण होना चाहिए वो। तो क्या भाषाओं की, यहाँ पे भाषा की बात की है, जिस भाषा की चर्चा जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा अगला सिद्धांत कौन सा है, भाषा सिद्धांत है, जो रिचर्ड का ही है, इन्हीं रिचर्ड का है। तो इसकी चर्चा भी हम जो है करेंगे। ठीक है, तो अगले सिद्धांत में। पर भाव उत्तेजन भाषण का जो प्रयोग है, मतलब ऐसे भाव जो हमारे भीतर भाव जो प्रकट हो रहे हैं, या भाव उत्तेजन क्या होता है कि मतलब भावों का उत्पन्न होना। तो जो भाव उत्पन्न हमारे भीतर हो रहे हैं उससे हम भाषा का जो प्रयोग करें वो बिल्कुल दक्षता, बिल्कुल निपुणता से हम उसके सही ढंग से जो है उसका प्रयोग करें भाषाओं का। ठीक है, ताकि वो काव्य जो है पढ़ने वाले को बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे। और उसके विचार, सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पर, सबसे मेन चीज कुल मिलाकर इसको काव्य को लिखने की सबसे मेन चीज यही है कि हमने जिस विचारों को वहां पर प्रस्तुत किया है उन्हीं विचारों से ग्रहण करने वाला श्रोता या फिर पाठक जो है उसे उसी तरीके से उसको ग्रहण कर लेगा। तो दोनों के जो विचार है उनका क्या हो जाएगा, संप्रेक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के विचारों का, दोनों की अनुभूतियों का, भावों का संप्रेक्षण होना चाहिए। तो अनुभूतियों को भाव भी मैं यहाँ पर कह रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से इजीली समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि आगे और क्या है, क्या बताया गया है, तो वो चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए अब आगे। रिचर्ड के जो है, रिचर्ड ने ये जो अभी हमने लास्ट जो हमारा जो सातवां जो यहाँ पर बताया गया था, जिसमें बताया कि भावोत्तेजना भाषा के प्रयोग की दक्षता होनी चाहिए, है ना। तो वो भावोत्तेजना जो है, भावोत्तेजना मतलब भाव का जो उत्पन्न होना, भावोत्तेजना मतलब भावों का उत्पन्न होना। ठीक है, तो वो जो है भाषा के 4 प्रकार के अर्थ बताए हैं उन्होंने 4 प्रकार के अर्थों का वर्णन किया है यहाँ पर, उसको बताया है। तो हम इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो है इनको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वाला ऐसे पूछ लेते हैं आपसे। तो क्या है, पहला वाच्यार्थ और मुख्यार्थ के आधार पर भावोत्तेजना जो है उसकी भाषा को का अर्थ बताया गया है। उसके बाद क्या है, वचन भंगिमार्थ। ठीक है, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, वाच्यार्थ और मुख्यार्थ मतलब क्या है, वाच्यार्थ और मुख्यार्थ का मतलब हो गया सेंस। ठीक है, कि सेंस की बात कर रहे हैं कि वाच्यार्थ कैसा होना चाहिए और मुख्यार्थ कैसा होना चाहिए, या मुख्यार्थ, दोनों में से कुछ भी कह लो, दोनों एक ही चीज है। और वाक्यार्थ और मुख्यार्थ तो मैंने आपको पढ़ाया भी है। फिर है वचन भंगिमार्थ। तो इसमें क्या है, इसका मतलब होता है टोन, कि मतलब किस टोन में, मतलब हम भाषा लिख रहे हैं, हम काव्य की संरचना कर रहे हैं, तो उसकी टोन जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो टोन का बात करते हैं, उसको कहते हैं वचन भंगिमा। ठीक है, फिर तीसरा है भावार्थ। भावार्थ का मतलब क्या होता है, फीलिंग, कि वहां पे कवि की जो फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं, क्या है। ठीक है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब जो है काव्य में होनी चाहिए। और क्या है, फिर है उद्देश्यार्थ, मतलब क्या उसका इंटेंशन क्या है, मैं कहूंगी। तो इंटेंशन जो है वो भी पता
होना चाहिए कि कवि जो है उसका उस काव्य को लिखने का उद्देश्य क्या है। तो मेरी बात समझ में आ गई। सबसे पहले कवि ने जब काव्य की संरचना करनी है तो उसकी भाषा में उसको ये चीज ध्यान रखनी है कि भावोत्तेजना, जो भाव उत्पन्न हुए हैं उसमें उसका जो वाच्यार्थ और मुख्यार्थ है वो कैसा है, सेंस कैसी है। दूसरा, उसकी टोन कैसी है, वचन भंगिमार्ग कैसा है। तीसरा, उसका भावार्थ, उसकी फीलिंग क्या है, उसमें वो क्या बताना चाहता है। और चौथा क्या है, उद्देश्यार्थ, मतलब उसका उद्देश्य जो है, उसका इंटेंशन क्या है, वो लोगों तक क्या संदेश को पहुंचाना चाहता है, और वो पॉजिटिव हो तो ज्यादा बेटर है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 4 प्रकार के जो है अर्थबोध जो है कराने वाले जो शब्द हैं उनके प्रयोग से कुशलता कवि, मतलब जो कवि है उसके अंदर कुशलता होती है ना, वो अपने काम में निपुण होता है, कुशलता में होनी चाहिए, इसी तरीके से होनी चाहिए। और साथ ही प्रभावशाली ताल भी होनी चाहिए, छंद भी होने चाहिए। तो ताल और छंदों की बात भी की गई है। तो किस कवि को जो है इस तरीके से ताल और जो छंद है उनका प्रयोग भी जो है कवि को होना चाहिए। तो कवि को यहाँ पे करना चाहिए उन चीजों का प्रयोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज जो है क्लियर समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। अब आगे चलते हैं। आगे है संप्रेक्षण। जो है संप्रेक्षण की बात कर रहे हैं कि संप्रेक्षण में बांधक तत्व कौन कौन से। बांधक मतलब संप्रेक्षण जब हम करते हैं, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उनमें जो बाधा पहुंचाते हैं, उनमें जो रुकावट करते हैं, वे तत्वों की बात कर रहे हैं। तो रिचर्ड ने जो मुख्य रूप 2 प्रकार के बांधक तत्व बताए हैं, तो 2 उन्होंने बांधक तत्व बताए हैं रिचर्ड। तो ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि रिचर्ड के द्वारा बांधक तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला है असंगत स्मृति और दूसरा है अति भावुकता। पहला है असंगत स्मृति और दूसरा है अति भावुकता। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सभी के सभी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। देखो मेरा काम है आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करवाना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए सभी के सभी। करें शुरू। चलिए, तो असंगत स्मृति क्या है, तो समझिए स्टूडेंट्स की असंगत स्मृति में जो है रिचर्ड्स ने क्या कहा। तो रिचर्ड का कहना है यहाँ पर कि जब किसी कृति को पढ़ते समय, जब हम कोई कृति पढ़ते हैं ना उस समय में, और उनकी व्याख्या करते समय व्याख्याता अपने जो है अतः वगरीय उत्पन्न पतन से प्रभावित हो जाए, या किसी विचार श्रृंखला का उस पर दृढ़ आग्रह छा जाए, या किसी मिलती जुलती हुई या पहले से पढ़ी हुई कृति की स्मृति जो है सहजा जागृत हो जाए या अर्थ में मिलता हो, तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, ऐसी चीजों को हम असंगत स्मृति कहते हैं। अब सिंपल शब्दों में समझो कि असंगत स्मृति रिचर्ड के अनुसार क्या है। रिचर्ड क्या कहना चाहते हैं कि मान लो कि कोई कवि जो है वो काव्य की संरचना कर रहा है, ठीक है, काव्य की संरचना करने के लिए बैठा है, लेकिन मान लो उसको कोई ऐसी चीज याद आ गई बीच में, कविता लिखते लिखते उसको बीच में किसी शब्द से कोई और दूसरी बात याद में आ गई उसको, तो वो क्या करती है, वो चीजें जो है कवि को काव्य लिखने में बाधा पहुंचाती है। ठीक है, तो जो काव्य है, कवि जो है वो काव्य लिखते समय कोई और पंक्ति उसे याद आ जाए, या उसका जो प्रभाव है वह कविता में दिखने लग जाए, या कविता में भी वो उसका प्रभाव, मतलब एकदम से हमारा माइंड क्या हो जाता है कहीं और दूसरे। देखो मन है ना, मन तो इधर उधर जाता रहता है, मन हर जगह जाता रहता है, लेकिन हमें अपने मन को खुद कंट्रोल करना होता है। हम अपने मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब मन तो बहुत कुछ करता है, मन तो करता है कि हवा में उड़े, मन तो करता है कि जो है ये खाएं वो खाएं, ऐसा करें वैसा करें, तो मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने मन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, अपने मन को रोकना है। अब वो आपका तरीका है कि आप अपने मन को किस तरीके से जो है अपने काबू में रखेंगे। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे काव्य की बात की जा रही है। तो काव्य में क्या है कि जब कवि लिखता है तो कवि का भी तो मन इधर उधर भागता होगा, तो जब वो काव्य की संरचना करता है तो जब कोई शब्द ऐसा आ जाता है और उससे उसको कोई पुरानी बात याद आ जाती है, तो उसके काव्य में भी उसकी झलक देखने के लिए मिल जाती है। तो एकदम से कोई और दूसरी बात आ गई, मान लो हमने चिड़िया बोला और चिड़िया के साथ हमारा कोई पीछे
चिड़िया के साथ पीछे हमारा कोई सीन हुआ था, हमने चिड़िया को जो है पकड़ा था या चिड़िया का हमने पाली थी या कुछ किया था, तो वो सीन हमें जब याद आ जाएगा तो हम थोड़ी बहुत पंक्तियां उसको भी बीच में डाल देंगे। तो वो एक तरीके से क्या होती है कि जब हम कविता को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, तो वो हमारे बीच में रुकावट डालती है, क्योंकि वो बात उस कविता से मिलती जुलती नहीं होती, थोड़ी अलग ही चले जाती है। क्यों? क्योंकि कवि ने जब बैठा था काव्य को लिखने के लिए तो उसका मन भी कहीं और चला गया था। समझ आ गया? तो उसे कहते हैं असंगत स्मृति। तो एक तरफ से जो स्मृति नहीं आनी चाहिए थी उस वक्त पे, वो स्मृति उस समय पे आ जाती है, उसको कहते हैं असंगत स्मृति। आई होप आपको क्लियर है। अगला अगला है अति भावुकता। अब अति भावुकता को क्या बोलते हैं? तो अति भावुकता की बात करते हैं, इसको अलग अलग अर्थों में इन्होंने बताया। तो सामान्य अर्थ बोध की कठिनाई आ जाती है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें अर्थ जो है उसको बोध, उसको समझने में जब कठिनाई आती है तो ऐसे ऐसे अर्थों को लिख देते हैं कवि, तो वो समझ में नहीं आते। तो वो ऐसे, या चाक्षुप हो गया या बिंब प्रधान हो गया, कुछ ऐसे बिंबों का प्रयोग कर देते हैं जो समझ में नहीं आते, या घिसी पिटी जो है अनुक्रिया कर देते हैं, या जो है पूर्व की जो पहले की कल्पनाएं होती है ना वो कर देते हैं। तो सामान्य आलोचनात्मक जो पूर्व ग्रह आदि, तो ऐसी ऐसी चीजें, मतलब नए बिंबों का प्रयोग कर लेते हैं, या ज्यादा भावना में बह जाते हैं, बहुत ही ज्यादा भावना में बह जाते हैं, या तो जो है पुरानी जो है अनुकृतियां जो है वो करने लग जाते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं जो हमें जो है पढ़ते समय, काव्य को पढ़ते समय जो है हमें तकलीफ देती है, बाधा पहुंचाती है, तो इसको क्या कहा गया है? बाधा तत्व कहा गया है और अति भावुकता कहा गया है। मतलब बहुत ही ज्यादा भावुकता भर जाना, बिंबों का प्रयोग करना, या जो है मैं कहूं कि अर्थ का बोध ना होना, ऐसे ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करना, तो वो सारी चीजें जो है अति भावुकता में आ जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है संप्रेक्षण सिद्धांत की आलोचना। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे आलोचना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि आलोचना जो है किसने किस तरीके से जो है इस सिद्धांत की आलोचना की है। तो आईए रिचर्ड्स ने तो अपने तरीके से अपने सिद्धांत को अच्छा ही माना है, उन्होंने तो अपने मूल्य सिद्धांत को भी बहुत अच्छा माना था। तो यहाँ पर संप्रेक्षण सिद्धांत को भी उन्होंने बहुत अच्छा माना है, लेकिन फिर भी इस संप्रेक्षण सिद्धांत को लेकर बहुत सारे आलोचकों ने आलोचना भी की है। अब क्या आलोचना की है वो सुनेंगे। रिचर्ड की मान्यता जो है उसके अनुसार संप्रेक्षण जो है वो अचेतन प्रक्रिया है। ये तो मैंने आपको बताया ना, उसने क्या कहा, अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा उस वक्त, और हम जो है काव्य की संरचना करते हैं अनकॉन्शियस माइंड से। लेकिन मैंने तो इस बात को नकारा है, मेरी तरफ से तो मैं अपने व्यूज दे रही हूँ कि मेरी तरफ से तो ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जब अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी इस टाइम पर पढ़ाते हुए कितनी ज़्यादा चेतन अवस्था में हूँ, कितनी ज़्यादा चेतन अवस्था में, क्योंकि मुझे ऐसा है कि हाँ भाई मुझे पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, तो मेरा माइंड और ज़्यादा खुला हो रखा है, अभी बहुत तरीके से जो है खुला हुआ है मेरा दिमाग इस टाइम पर, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अचेतन तो वो होता है ना कि हम अनकॉन्शियस हो गए, हमें होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास, कैसे हो रहा है। तो इतनी बड़े काव्य की संरचना आप कर लोगे, इतना बड़ा संप्रेक्षण आप कर लोगे, तो वो अचेतन अवस्था में कैसे हो सकता है ना। तो यहां पर इसकी घोर आलोचना की गई है अचेतन प्रक्रिया की। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा क्या कहते हैं, यह कथन ना तो कभी परंपरा द्वारा जो है समर्थित है, ना ही मतलब ये जो है ना ही किसी परंपरा द्वारा समर्थित है, और ना ही रचना प्रक्रिया को संकुलित को देखते हुए संगत है। मतलब ये संगत में नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। काव्य में विषय वस्तु के चयन से लेकर परिसमाप्ति तक चेतना सक्रिय ही रहती है। वो क्या कह रहे हैं कि जब हम विषय वस्तु लिखना शुरू करते हैं, मतलब जब हम काव्य की विषय वस्तु से शुरू करते हैं काव्य को लिखना, तभी से हमारी जो चेतना होती है वो क्या हो जाती है, सक्रिय होती है, मतलब जाग जाती है। और रिचर्ड की रचना प्रक्रिया को अचेतन सिद्ध करना यथार्थ से दूर है। मतलब ये तो सत्य से भी दूर की बात कर दी, मतलब इसमें तो कहीं भी सत्य नजर नहीं आता है, क्योंकि हम तो जो है अनकॉन्शियस हो ही नहीं सकते उस वक्त, क्योंकि जब हम काव्य की संरचना करने बैठ जाते हैं तब तो हम और ज्यादा बल्कि जो है चेतना अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो यथार्थ से बहुत ही दूर की बात कर रहे हैं। कौन? रिचर्ड की बात कर रहे हैं कि जो आईए रिचर्ड है वो जो है संप्रेक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो यथार्थ से बहुत दूर की बात कर रहे हैं कि चेतन प्रक्रिया होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जो देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा है। तो देवेंद्रनाथ शर्मा ने बिल्कुल सही बात कही है कि जब हम ऐसे काम करते हैं, काव्य का काम करते हैं, तो हम और भी ज्यादा चेतन अवस्था में आ जाते हैं, अचेतन अवस्था में नहीं होते, अनकॉन्शियस नहीं होते हैं। ठीक है,
अब रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है, तो रामचंद्र तिवारी की बात करें तो उन्होंने रिचर्ड की यह मान्यता को स्वीकार नहीं किया है, तो उन्होंने भी नहीं किया स्वीकार। उन्होंने रचना में निहित जो संदेश है, ठीक है, निहित जो संदेश बताया गया है यहाँ पर, उसको उनको इन्होंने सुविचारित कहा है। यहाँ पे सुविचार जो है वो होता है, और रिचर्ड ने अपनी मान्यताओं को मनोविज्ञान संबंध बनाने के क्रम में बहुत सी ऐसी स्थापना की जिससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को जो है मनोवैज्ञानिक जो है बनाने की कोशिश की है, मनोविज्ञान की तरफ ले जाने की कोशिश की है, और इसके द्वारा उन्होंने जो है बहुत सारे सिद्धांत तो लिख डाले, स्थापना तो कर डाली, लेकिन उनमें कहीं भी यथार्थ नहीं है और कहीं से भी उनसे जो है सहमति नहीं, मतलब सहमत नहीं हुआ जा सकता। तो एक तरीके से रामचंद्र तिवारी जी भी इनकी आलोचना करते हैं और इनके इस जो संप्रेक्षण सिद्धांत है उसको सही नहीं मानते हैं, वो भी इसकी आलोचना करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। अब बात करते हैं संप्रेक्षण सिद्धांत के मूल्यांकन की। तो दोस्तों, संप्रेक्षण सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में क्या है, यह सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के बहुचर्चित साधारणीकरण सिद्धांत का ही एक रूप है। अब देखो, अब तो आंसर आ ही गया, अब क्या पूछना, मैं तो पूछना था आप लोगों से और आंसर ही आ गया। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से जो है मैच करता है, साधारणीकरण। यस, साधारणीकरण में मैंने क्या बताया था दोस्तों आप लोगों को, साधारणीकरण में मैंने यही आपको बताया था ना कि जब किसी कृति की रचना जब करते समय रचनाकार का जो मन होता है या उसका जो भाव होता है, जब वह भी जो पाठक है या सुनने वाला श्रोता है या पाठक है, जब उसके भाव से उसके भाव भी उसके भावों से मिलता जुलता हो जाए, दोनों के भाव एक जैसे हो जाए, मतलब कवि का भी और पाठक का भी, जब दोनों के भाव एक जैसे हो जाते हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में मैंने आपको साधारणीकरण करवाया था, और जिन्होंने साधारणीकरण की मेरी जो वीडियो नहीं देखी है, मेरी क्लास अटेंड नहीं की है, वो मेरी साधारणीकरण की वीडियो भी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो साधारणीकरण सिद्धांत का एक रूप है वस्तुएं संप्रेक्षण ही काव्य कला की आनंद प्राप्त का आधार जो है, स्रोत है। तो यहाँ पर उसको आधार स्रोत माना गया है। तो ये जो सिद्धांत है, जो आइए रिचर्ड ने अपना सिद्धांत दिया है संप्रेक्षण का सिद्धांत, तो ये संप्रेक्षण का सिद्धांत काफी हद तक जो है साधारण भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण जो सिद्धांत है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो अगर हम सार की बात करें कि यहाँ पर क्या सार होगा, तो रिचर्ड के अनुसार जो मतलब सिद्धांत ये बताया गया है, तो इस सिद्धांत का जो संप्रेक्षण सिद्धांत है इसका रिचर्ड के अनुसार क्या सार होगा, तो उसका सार यही होगा कि जब किसी कृति को रचना करते समय रचनाकार के मन में जो भाव होता है, वही भाव जब सुनने वाले श्रोता या पाठक के मन में भी उत्पन्न हो जाए, तो वही सही अर्थों में क्या होता है, संप्रेक्षण कहलाता है। क्लियर है, क्या संप्रेक्षण कहलाता है? दोबारा सुन लो कि जब किसी कृति को रचना करते समय कलाकार के मन में जो भाव होता है, वही भाव जब सुनने वाले और श्रोता और पाठक के मन में उत्पन्न हो जाए, तो वही सही अर्थों में संप्रेक्षण कहलाता है। तो ये इसका पूरा का पूरा सार है जो यहाँ पर रिचर्ड ने बताया है अपने संप्रेक्षण सिद्धांत में। तो दोस्तों, अब हमारा संप्रेक्षण सिद्धांत जो है वो पूरी तरीके से कवर अप हो गया है, और मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि आइए रिचर्ड का संप्रेक्षण सिद्धांत क्या है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है आपके सामने मैंने क्लियर कर दी है यहाँ पर। ठीक है, और आज का जो हमारा प्रश्न जो होगा, वो आज का प्रश्न यही है, सामने आपके प्रश्न दे रखा है कि रिचर्ड के अनुसार संप्रेक्षण कौन सी प्रक्रिया है। तो आप बताओगे कि संप्रेक्षण की जो ये प्रक्रिया बता रखी है, तो इसमें किस प्रक्रिया की बात की गई है। तो रिचर्ड के अनुसार संप्रेक्षण कौन सी प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया बतानी कौन सी प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर आप दोगे क्योंकि क्लास मैंने आपको करवाई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा संप्रेक्षण जो सिद्धांत है वो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, और कल जो है
कल आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। और कल जो है हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे या जो भी हमारा कल की जो क्लास होगी वो काव्य भाषा सिद्धांत के ऊपर होगी। आइए रिचर्ड का काव्य भाषा सिद्धांत जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और जो प्रश्न मैंने पूछा है उसके उत्तर भी सभी के सभी दे देना, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट्स देखूंगी और मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो है उनसे पढ़ते हैं और अपना फ़ायदा लेते हैं। तो जितना फ़ायदा, मैं तो खुद बोल रही हूँ आपको कि आप जितना फ़ायदा मुझसे उठा सकते हो आप उतना फ़ायदा उठाओ, बस उससे एक चीज़ होना चाहिए कि जिससे मुझे खुशी मिले, वो ये है कि आपका यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होना चाहिए। उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरे ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जो नए हैं, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और मेरी क्लास जो है वो 12 बजे होती है, तो सभी के सभी 12 बजे क्लास अटेंड करेंगे ताकि वो जो है पूरा का पूरा फायदा टाइम से उठा सके, ठीक है। तो बिल्कुल अपने काम को लेके पर्टिकुलर हो जाओ, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है उसे क्रैक करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, राधे राधे एंड टेक केयर।